प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में। जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, सारे के सारे लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जमा थे, म्यूजिशियंस भी आ चुके थे, रफ़ी साहब थे, आशा जी थी, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी मौजूद थे, लेकिन रिदम सेक्शन वालों का पता नहीं था। तो गुस्से में आके उन्होंने वॉचमैन को इशारा किया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। लिहाजा उनके हुक्म के हिसाब से स्टूडियो के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब यह हुआ कि रिदम सेक्शन के लोग तो आए, देर से पहुंचे, लेकिन अब तो दरवाजा ही बंद था। अंदर जाएं तो कैसे जाएं? और अंदर से ओपी नैयर साहब का यह हुक्म था कि खबरदार कोई दरवाजा ना खोले। विदाउट रिदम गिटार और पियानो पे उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड कर डाला। इस फिल्म में शामिल नहीं किया गया। ग्रेट लेजेंड्स के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और अपने पंजाबी भाइयों की खिदमत में अपना सत श्री अकाल। आज फिर एक एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। ये बात है फिल्म 1962 में बनने वाली फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना की। आपको याद होगा कि इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी और इनकी हीरोइन थी उस दौर की खूबसूरत तरीन अदाकारा साधना जी। इस फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर जी ने, गीत लिखे थे राजा मेहदी अली खान साहब ने और बड़े ही बेहतरीन नगमों से यह फिल्म सजी हुई थी। उस फिल्म में एक गाना था, आज मैं उसी गाने की बात करता हूं। तो इससे पहले कि आप लोगों को मैं मजीद इंतजार करवाऊं, आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ। संगीत इंसान की जिंदगी की ऐसी जरूरत है जिससे कोई भी इंसान खाली नहीं, क्योंकि संगीत तो इस संसार के कण कण में है, क्षण क्षण में है। चिड़ियों का चहचहाना हो या बारिश की बूंदें हो, मौजों का लहराना हो या हवाओं का बहना, संगीत के रंग अनेक हैं और संगीत के रंगों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया हमारी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर्स ने। एक वो भी ज़माना था कि जिसका असर आज तक कायम है कि फिल्में अपने संगीत की वजह से हिट हुआ करती थीं और उन शानदार धुनों को अपनी आवाज़ से सजाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने में प्लेबैक सिंगर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी फिल्म के तमाम गाने रिकॉर्ड तो हुए, पर किसी वजह से उस फिल्म के कुछ गाने नहीं रखे गए। और ऐसे कई गाने हैं जिन्हें फिल्म में नहीं रखने के पीछे कभी तो फिल्म की तवालत आड़े आई, तो कभी उन गानों का सीक्वेंस से मैच न करना, तो कभी गानों की ज्यादती। आज मैं एक ऐसे गाने का जिक्र करूंगा जिसे रिकॉर्ड तो किया गया, शूट भी किया गया, लेकिन फिल्म से हटा दिया गया। हालांकि वो गीत बहुत खूबसूरत था, आवाज़ें, संगीत और शायरी सभी आला दर्जे की। और मज़े की बात यह कि गाना जब मार्केट में आया तो बहुत पॉपुलर भी हुआ और गायक तो गायक, संगीत का शौक़ रखने वाले भी उसे गाने की कोशिश करने लगे। ये गाना था एक मुसाफिर एक हसीना का, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब। इस फिल्म के हीरो थे जॉय मुखर्जी और हीरोइन थी साधना। गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान साहब ने और संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। यूं तो इस फिल्म के नगमे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी ने गाए थे और सारे ही गाने बहुत खूबसूरत थे। 1962 में आने वाली ये एक म्यूजिकल फिल्म साबित हुई। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया, हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया। मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, उधर वो चाल चलते हैं या फिर
आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। या फिर रफ़ी साहब का ये नगमा, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। या फिर शिरनी में डूबा हुआ ये नगमा, ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, उधर वो चाल चलते हैं, मेरी नज़रें हंसी हैं कि तुम हो हंसी। या फिर मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में। आज मैं बात करूंगा इसी गाने की। मैं प्यार कर रही हूं तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। यह गाना फिल्म के फाइनल प्रिंट से निकाल दिया गया था और इसके पीछे दो कहानियां मौजूद हैं। वो दोनों कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली कहानी तो ये कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को यह लगा कि फिल्म काफी लंबी हो गई है, इसलिए मजीद इस गाने की इस फिल्म में जरूरत नहीं है। हालांकि फिल्म में गाने तो यूं भी काफी थे, लेकिन बहरहाल फिल्म उनकी थी तो फैसला भी उनका ही था। एक कहानी तो यह हुई कि फिल्म की तवालत की बिना पे उस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। लेकिन दूसरी कहानी वो थोड़ी अलग है। मैं आपको बताता हूं कि वो दूसरी कहानी क्या है। इंडस्ट्री में ओपी नैयर साहब का जिक्र हमेशा एक बहुत बड़े मौसीकार की हैसियत से हुआ और एक ऐसे मौसीकार जिन्होंने न सिर्फ ये कि जिंदगी अपनी शर्तों पे गुजारी, बल्कि उन्होंने काम भी हमेशा अपनी शर्तों पे ही किया। और ऐसा भी हुआ कि वो रफी साहब जिन्होंने इंडस्ट्री पे किसी बेताज बादशाह की तरह बरसों तक हुकूमत की थी, उनसे भी ओपी नैयर साहब एक वक्त खफा हो गए थे और ये खफगी काफी अरसे तक रही। और इस दरमियान ओपी नैयर साहब ने महेंद्र कपूर साहब को गंवाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर आपस में जब मामलात सही हुए तो फिर से एक बार ओपी नैयर साहब मोहम्मद रफी साहब की तरफ लौट आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो दौर एक ऐसा दौर था कि जिस वक्त प्लेबैक सिंगिंग और गाने अपने शबाब पे थे और जो कंपोजिशंस बनाई जाती थी उन कंपोजिशन के मेल वर्जन में रफी साहब के सिवा तो कोई फिट ही नहीं बैठता था। बहरहाल तो मैं आता हूं उस कहानी की तरफ। तो हुआ ये कि जिस दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग थी, सारे के सारे लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जमा थे, म्यूजिशियंस भी आ चुके थे, रफी साहब थे, आशा जी थी, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी मौजूद थे, लेकिन रिदम सेक्शन वालों का पता नहीं था। अब तो ओपी नैयर साहब बिल्कुल तिलमिला रहे थे, पेचोताब खा रहे थे कि भाई रिकॉर्डिंग में देर हो रही है, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिर ये रिदम सेक्शन वाले सब लोग हैं कहाँ। तो गुस्से में आके उन्होंने वॉचमैन को इशारा किया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। लिहाजा उनके हुक्म के हिसाब से स्टूडियो के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब यह हुआ कि रिदम सेक्शन के लोग तो आए, देर से पहुंचे, लेकिन अब तो दरवाजा ही बंद था, अंदर जाएं तो कैसे जाएं। और अंदर से ओपी नैयर साहब का यह हुक्म था कि खबरदार कोई दरवाजा ना खोले। बहरहाल ओपी नैयर साहब जिद के पक्के आदमी, गर्चे रिदम सेक्शन के लोग आ चुके थे, लेकिन उन्होंने रिदम सेक्शन के लोगों को अंदर नहीं आने दिया, बल्कि विदाउट रिदम गिटार और पियानो पे उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड कर डाला। अब जब यह गाना रिकॉर्ड हो गया, गाना तो बड़ा ही खूबसूरत उतरा, लेकिन फिर ओपी नैयर साहब को भी एक खदशे ने घेर लिया कि बिना रिदम के ये गाना क्या लोगों में मकबूल हो पाएगा। और शायद ये भी एक वजह रही हो इस फिल्म में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये बात कितनी हकीकत है अब तो उसका जो पता है वो तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि कहानियां तो दो हैं। पहली तो ये कि फिल्म काफ़ी बड़ी और लंबी हो गई थी, और दूसरी ये कि ओपी नैयर साहब को रिदम सेक्शन वालों से नाराजगी की वजह से उन्होंने इस गीत को विदाउट रिदम रिकॉर्ड किया था। बहरहाल वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन एक वजह तो अपनी जगह पे बिल्कुल फाइनल है और हतमी है कि गाना तो विदाउट रिदम
बहुत ही लाजवाब हुआ था, और इतना लाजवाब हुआ था कि आज भी जब हम उस गाने को सुनते हैं तो उसमें एक अलग सा फ्लेवर मिलता है। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्चे इस गीत ने फिल्म स्क्रीन का तो मुंह कभी नहीं देखा, सिर्फ कानों तक हमारे उस गाने की आवाज़ ही पहुंचती रही जो अब तक पहुंचती है। और ये गाना अब तक इतना पॉपुलर है कि जब प्रोग्राम्स होते हैं तो इस गाने की फरमाइश होती है और गाने वाले इसे गाते हैं। बहरहाल, तो मैं ये बात कर रहा था संगीत की और संगीत से जुड़े हुए महान लोगों की, कि जिन्होंने कभी काम के मामले में कंप्रोमाइज नहीं किया। और जब संगीत की बात आई तो संगीत का जादू तो यूं भी सब पे चढ़ के बोलता है। और इस गीत का जादू और इस गीत में जो कंपोजिशन आपने बनाई थी ओ.पी. नैयर साहब ने, वो जादू भी आज तक लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। और एक बार उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। और हाँ, कोने में लगी हुई उस घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को क्लिक करेंगे हमारे हर नए वीडियो की खबर, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट पर पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। फिर किसी नई कहानी की तलाश में, नई भी नहीं, किसी पुरानी कहानी की तलाश में, जिसको मैं फिर से पेश कर सकूं आप लोगों की खातिर। तो जब तक के लिए आदाब, शब बखैर, खुदा हाफिज।